नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 के बारे में। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी की जगह आया हुआ है। उसमें आज हम बात करेंगे सेक्शन 125 से लेकर 143 तक के प्रोविजन, जिसमें कहता है कि बेल बॉन्ड वगैरह, यानी कि अगर प्रतिभूति लेनी है, अगर सियोरिटी लेनी है, क्यों लेनी है? ताकि आप कोई भी बाहर कोई दंगा ना कर सको, लोक शांति भंग ना हो, इसके लिए, पीस के लिए यानी शांति के लिए, और साथ ही साथ सदाचार के लिए, यानी आपका कंडक्ट गुड कंडक्ट होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे प्रतिभूति देने की बात करता है। और अगर यहाँ पे ऐसा आदेश किया गया है और आप नहीं देते हैं सिक्योरिटी, तो फिर उसमें क्या कारावास होगा, ये सभी प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चैप्टर 9 की, ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 9 होगा। ये चैप्टर 9 है, जहाँ पे कहता है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। अब जो चैप्टर 8 है आपका, उसमें जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे उसका लेक्चर लेके नहीं आया हूँ। अब डायरेक्ट 7 के बाद कौन सा है? 7 के बाद आपका है चैप्टर 9, जहाँ पे कहता है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए। अब ये जो सेक्शन है 125 से स्टार्ट हो रहा है। यदि आपने सीआरपीसी पढ़ा है तो वहाँ पे आता था 125 क्या बात करता था? मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि भरण पोषण के बारे में बात किया जाता था। लेकिन अब जो मेंटेनेंस है आपका, वो कहाँ पे जा चुका है? 144 में जा चुका है। तो 144 में क्या बता दिया गया है? अब मेंटेनेंस बता दिया गया है। और यहाँ पे चैप्टर 8 जो था आपका, यहाँ पे चैप्टर 9 में कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ बात की गई है प्रतिभूति की। तो प्रतिभूति क्या होती है? यानी कि अगर यहाँ पे बताया जा रहा है, हर सेक्शन में सिर्फ प्रतिभूति की बात की जा रही है, जमानत पत्र की बात की जा रही है, बंध पत्र की बात की जा रही है, तो ये है क्या चीज़? तब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई राय है, यानी कि न्यायालय है, इस बी नाम का कोर्ट है, अगर इसको लगता है कि ये जो है वो एक अपराधी है या फिर अभ्यासतः अपराधी है, यानी आदतन अपराधी है, और यहाँ पे हो सकता है, ऐसी संभावना है कि यहाँ ए जाके जो परिशांति को भंग कर सकता है या फिर परिशांति भंग कर रहा हो, तो उसके लिए क्या करना? एक सिक्योरिटी लेना। तो बी क्या, जो ए है, न्यायालय के समक्ष क्या लेके जाएगा? एक सिक्योरिटी लेके जाता है। तो इसे कहते हैं प्रतिभूति। उसी तरह से ये प्रतिभूति किस प्रकार से होगी? या बंध पत्र के माध्यम से होगी या जमानत पत्र, यानी जमानत पत्र यहाँ पे पेश करना पड़ेगा, या फिर मुचलका बंध पत्र भर दिया जाता है कि अगर इसने कुछ किसी भी कंडीशन का ब्रीच किया तो उसके बाद क्या होगा। उसमें जो भी जैसे सियोरिटी आया है, सियोरिटी क्या आया है कि अगर ये कुछ करता है तो उसके जगह मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर ली जाए। उसमें अगर ये रहता है तो यहाँ पे अगर ए नाम का बंदा कुछ करता है, परिशांति भंग करता है और फरार हो जाता है, तो इसकी जिसने सियोरिटी ली थी, इसके जिसने गारंटी ली थी, उसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। ये हो गया। वहीं अगर बात करते हैं शक्तियों की, पावर्स की बात करते हैं, तो इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर 9 में जो आपका सेक्शन 125 है, वहाँ पे पावर किसको दी गई है? सेशन न्यायालय या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। और बाकी जितने भी सेक्शंस हैं तो वहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा परिशांति। क्या होता है? परिशांति वह होता है, यानी कि अगर समाज में शांति बनी हुई है तो वहाँ पे क्या करना? ऐसा कोई एक्ट करना या फिर ऐसा कोई ओमिशन करना जिससे क्या हो जाए, समाज के लोगों में थोड़ा डर हो जाए, या फिर वहाँ की जो शांति बनी हुई है वो शांति भंग हो जाए, लोग परेशान होने लगे, तो ये क्या कहलाती है? परिशांति। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर 9 में देखने को मिलेगा। अब जैसा कि सेक्शन 125 आता है, सेक्शन 125 क्या कहता है? पहले 106 में हुआ करता था, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है 125 में। इसकी हेडिंग क्या कहती है कि दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो आपका सब क्लॉज फर्स्ट है, यानी कि 125 का पहला क्लॉज जो है, उसको पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले उपधारा 2 पढ़ोगे। तो उपधारा 2 यहाँ पे आगे पता चलेगा क्यों पढ़ना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे उपधारा 2 पढ़ते हैं, तो यहाँ कहता है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध कौन कौन से। तो पहले तो आप जान लो कि कौन कौन से अपराध में दोषसिद्धि होने पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति मांगी जा रही है। अब ये जो सेक्शन है आपका 125, इसमें क्या हो रहा है, कन्विक्शन हो रहा है। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, इसको दोष सिद्ध हो रहा है, इसको सजा मिल रही है, और सजा जब जिस टाइम पे मिल रही है उसी टाइम पे एक और आदेश दिया जाता है कि आप क्या करोगे, प्रतिभूति लेके आओ, यानी एक सिक्योरिटी लेके आओगे कि आगे परिशांति कायम रहेगी, यानी कि शांति भंग नहीं होगी तुम्हारी वजह से। इसलिए क्या करो, एक सिक्योरिटी लाओ या फिर बंद पत्र भरो या जमानत पत्र भरो, ये चीज़ हो गई। अब कौन से अपराध में ये मांगा जाएगा, तो यहाँ पे कहता है आपका BNS का अध्याय 11 के अधीन दंडनीय अपराध, जो धारा 193(1) या 196, 197 से भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका चैप्टर 11 है वो मिथ्या साक्ष्य वगैरह से रिलेटेड पूरा प्रोविजन है। अब यहाँ पे इन धाराओं को, चैप्टर 11 की इन धाराओं को छोड़ दिया गया है। कौन कौन सा, सेक्शन 193 का क्लॉज 1, 196 और 197, इन 3 सेक्शन को छोड़कर बाकी चैप्टर 11 जितने अपराध हैं उसके लिए सिक्योरिटी ली जा सकती है। किस धारा में, सेक्शन 125 के तहत। आएगा समझ में, 125 का सब क्लॉज 1 के तहत यहाँ पे लिया जा सकता है क्या, प्रतिभूति। कौन कौन से में, चैप्टर 11 में जो आपका BNS भारतीय न्याय संहिता का, और इसमें भी 3 धाराएं छोड़ दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टि। अब यहाँ पे देखिए हमला और आपराधिक बल और साथ या फिर रिष्टि की जा रही है, इसका अपराध हो रहा है, तो उसमें भी यहाँ पे दोषित करते टाइम सेशन न्यायालय या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग क्या कर सकता है, सिक्योरिटी ले सकता है। उसके बाद आता है आपराधिक अभित्राश, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि जिस प्रकार से एक किसी व्यक्ति को धमकी दी जाती थी, तो पहले क्या लगता था, धारा 506 लगता था ना। आपने सुना होगा आईपीसी में, तो आईपीसी में आपराधिक अभित्राश कहाँ पे था, धारा 506 में। यानी अब इसका मतलब जान लीजिए, अभित्राश का मतलब धमकी एक प्रकार से देना किसी को। अब चाहे धमकी आप उसको जान से मारने की हो या चोट कारित करने की हो, किसी भी तरह की धमकी हो, उसमें भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पे सिक्योरिटी ली जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो पॉइंट क्या कहता है कि अन्य अपराध जिससे परिशांति भंग हुई है या संभाव्य, यानी कि अगर कोई इसके अलावा ऐसी कोई अपराध है जिससे क्या हो रही, परिशांति भंग हो रही हो, या फिर ऐसी संभावना हो कि परिशांति भंग हो सकती है, तो इन सभी धाराओं के तहत या फिर इन जो अपराध यहाँ पे उपधारा 2 में बताए गए हैं, इसमें क्या किया जा सकता है, उपधारा 1 के तहत यहाँ पे सिक्योरिटी ली जा सकती है। अब उपधारा 2 तो पढ़ लिया, अपराध आपने जान लिया कौन से अपराध हैं। अब यहाँ पे सब क्लॉज 1 क्या कहता है, सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, धारा 125 में जो पावर है किसके पास है, सिर्फ 2 कोर्ट के पास है। पहला कहता है सेशन न्यायालय यानी कि सेशन जज के पास, दूसरा आता है या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। इसके अलावा किसी को इसमें पावर नहीं है कि प्रतिभूति ले सके। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे इन न्यायालय को किसी व्यक्ति को उपधारा 2 के अपराधों में सिद्ध दोष ठहराता है, यानी कि सेशन न्यायालय या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, उपधारा 2 में जितने भी अपराध बताए गए उनमें से किसी में भी अगर किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष किया जा रहा है, ठहराता है, यानी उसको सजा पड़ रही कारावास की, तब यहाँ पे यदि उसकी राय है, अब सिद्ध दोष ठहराता है मतलब इसमें जुर्माना भी आ सकता है। अगर सिर्फ जुर्माने से भी दंडित किया कर रहा है, तो यहाँ पर अगर उस न्यायालय की राय है, उसका ओपिनियन बनता है किसी भी माध्यम से, चाहे किसी रिपोर्ट के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से, किसी भी तरीके से, अगर न्यायालय इस प्रकार से सेटिस्फाई हो जाता है कि ये आगे चलकर कुछ न कुछ यहाँ पे कांड करने वाला है, यानी कि परिशांति भंग होने वाली है, तो इससे क्या कर लिया जाए, पहले ही इससे 3 वर्ष से अनधिक यानी कि 3 वर्ष तक का, इससे ज़्यादा की बात नहीं करता है यहाँ पे, केवल 3 वर्ष तक, इससे कम भी हो सकता है, 2 वर्ष से 1 वर्ष, वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष तक के यहाँ पे बंध पत्र या जमानत पत्र को निष्पादित करवा सकता है। कौन करवा सकता है, सेशन न्यायालय या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
आगे बात समझ में, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जा रहा है वो कब दिया जा रहा है, जब दंडादेश दिया जा रहा है। यानी कि जो उपधारा 2 में जो अपराध बताए गए, अगर उस अपराध में से दोष ठहराता है न्यायालय और उस टाइम जब वह दंडादेश दे रहा है उस व्यक्ति को, अभियुक्त को, तब उसी टाइम पे क्या करेगा, ऐसा आदेश कर सकता है कि भैया तुम 3 वर्ष तक के लिए या फिर 2 वर्ष तक के लिए प्रतिभूति लेके आओ। तो यहाँ पे ये डिमांड कर सकता है। अब उसके बाद उपधारा 2 तो पढ़ लिया हमने। अब उपधारा 3 की बात आती है। तो उपधारा 3 जो है आपका, वो क्या कहता है, दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त हो जाने पर बंध पत्र जमानत पत्र जो निष्पादित था शून्य हो जाएगा। अब ऊपर जो प्रतिभूति ली गई थी किसके द्वारा, सेशन न्यायालय के द्वारा या फिर JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा, अगर उसको क्या किया जाता है, चैलेंज किया जाता है, जो दोष सिद्धि हुई थी, ठीक है, जो कन्विक्शन हुआ था, उसको अगर अपील में जाता है अभियुक्त और अपील में क्या किया जाता है, ऐसे बंध पत्र जमानत पत्र को अगर जो निष्पादित किया गया था, तो यहाँ पे यदि उसको अपास्त कर दिया जाता है, ठीक है, उसको खारिज कर दिया जाता है, तो यहाँ पे जो निष्पादित किया गया था बंध पत्र जमानत पत्र, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, यानी कि शून्य घोषित हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्लॉज में। अगला क्लॉज क्या कहता है, अगर मान लीजिए इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय या अन्य न्यायालय द्वारा जब पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूँ किया जा सके। अब इस धारा में जितने भी प्रोविजन बताए गए हैं, फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज में, यानी कि जो प्रतिभूति लेने की बात करता है, तो जो आपका अपीली न्यायालय है, अपीली कोर्ट है, उसके द्वारा भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, या फिर अन्य न्यायालय के द्वारा। अन्य न्यायालय के द्वारा कब किया जा सकता है, जब वह पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, जब वह रिवीजन कर रहा हो किसी मामले का, तब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि प्रतिभूति लेने की बात कर सकता है कि आप प्रतिभूति लेके आओ। अब यहाँ पे एक चीज़ अभी देखिए कि आपको कनेक्टेड कैसे करना है। सेक्शन 125 जो है आपका सेक्शन और 126, इसके साथ आपको पढ़ना है सेक्शन 141 का क्लॉज 7। क्या पढ़ना है, ये आपने सेक्शन पढ़ा 125। अब इसके आगे हमने एक और सेक्शन 126 भी देखेंगे। तो जो आपको 125 है और 126 है, इन दोनों के साथ आपको कौन सी एक धारा पढ़नी है, 141 का, धारा 141 BNSS का क्लॉज 7 नंबर। क्लॉज 7 नंबर क्या कहता है, अगर मान लीजिए जिस प्रकार से आपसे प्रतिभूति मांगी गई है, जिस प्रकार से आपसे कहा गया है कि आप सिक्योरिटी लेके आओ, बंद पत्र निष्पादित करो, जमानत पत्र निष्पादित करो, और अगर वह व्यक्ति अभियुक्त ऐसा करने में असफल रहता है या फिर प्रतिभूति नहीं लाता है, तो उसको कारावास होगा। कारावास किस प्रकार से होगा, कारावास उसको सादा होगा, यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, यहाँ पे कठोर कारावास की बात नहीं करता। अगर यहाँ पे इस धारा के तहत अगर अपराध हो रहा है तो यहाँ पे सादा कारावास ही होगा, इसको नोट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी आती है सेक्शन 126। अब इसमें कुछ केस लॉ इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं केस लॉ लेके नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। केस लॉ आपको कहाँ से मिलेंगे, जब आपका इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है, वहाँ से आपको कुछ केस लॉ देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है, या फिर आपका किसी अभियुक्त को सक्षम साक्षी बनाना हो, क्षमादान करनी, उस टाइम पे आपको केस लॉ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब धारा 126 जो है, धारा 107 पहले था, हुआ करता था। यहाँ पे कहता है अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। जब अन्य दशाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो यहाँ पे कहता है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दे देता है। किसको पावर देता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। अब यहाँ पे कहता है कि यदि मान लीजिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कोई सूचना मिलती है, अब सूचना हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकती है जिसको वह जानता ना हो, जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हो, उससे भी मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो परिशांति भंग करेगा या फिर लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा, या लोगों को परेशान करेगा, या फिर ऐसा कोई सदोष कार्य करने वाला है जिससे परिशांति भंग होगी,
ठीक है। तो जब परिशांति भंग होगी तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कुछ ना कुछ तो करेगा। तो यहाँ पे अगर इसके पास पर्याप्त आधार मिल जाता है, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पर्याप्त आधार मिल जाता है, तो यहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अपेक्षा करता है। अपेक्षा क्या करता है और किस व्यक्ति से करेगा? जिस व्यक्ति के बारे में सूचना मिली है कि वो सब परिशांति भंग करने वाला है, तो उसके लिए अपेक्षा करने वाला एक आदेश जारी करेगा। और आदेश क्या होगा कि रीजन जानने के लिए, यानी कि आओ और कारण बताओ। कारण क्या बताओ? कि 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिशांति कायम रखने के लिए बंद पत्र जमानत पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों ना दिया जाए। यहाँ पे डायरेक्ट आदेश नहीं दिया जा रहा है। डायरेक्ट आदेश मतलब कि सीधा उसको क्या करना, प्रतिभूति लेने के लिए बोल देना। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहता है कि एक आदेश जारी होगा अपेक्षा करने वाला, यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है अपेक्षा करेगा उस व्यक्ति से कि आओ और आप बताओ कि आपके खिलाफ जो मामला ऐसी सूचना मिली है और इस 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए यहाँ पे पावर है, यानी 1 वर्ष से अधिक के अवधि के लिए प्रतिभूति नहीं ली जा सकती है, 1 वर्ष से कम के लिए अवधि के लिए ली जा सकती है। तो यहाँ पे आओ और अपने कारण बताओ कि क्यों आपके खिलाफ ऐसा आदेश न किया जाए। ठीक है, अब वो आएगा, उसके बाद यहाँ पे अपना कारण बताएगा। नहीं आता तो यहाँ पे आगे कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद दूसरा क्लॉज क्या कहता है? दूसरा क्लॉज कहता है जहां परिशांति भंग होने की आशंका है वहां अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही इस अधीन के आदेश करें। अब यहाँ पे मान लीजिए ए नाम के कोर्ट है, हर कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन होती है। जैसे मान लीजिए ए की कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इतना है, बी की जुरिस्डिक्शन इतना है और यहाँ पे जो यहाँ इतने का सी का जुरिस्डिक्शन है। अब जो परिशांति भंग होने वाली है इस सी के अधिकारिता वाले कोर्ट में होने वाली है और सूचना ए को मिलती है, तो ए कुछ नहीं कर सकता। कौन करेगा? सी करेगा, क्योंकि अधिकारिता किसके पास है? सी के पास है, तो सी ही करेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही इस धारा के अधीन आदेश किया जाएगा, अदर किसी के द्वारा भी आदेश नहीं किया जाएगा। तो ये सिक्योरिटी लेने में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है आपका, 125 से लेकर आगे 129 तक के प्रोविज़न। उसके बाद आता है सेक्शन 127 जो आपका 108 हुआ करता था। 108 में पहले क्या हुआ था कि राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, इस तरह से हेडिंग थी। क्या था? राजद्रोहात्मक। अब राजद्रोह तो खत्म हो गया, बीएनएस में है नहीं, पर आईपीसी में था। अब राजद्रोह खत्म हो गया था, यहाँ से ये शब्द भी हटा दिया गया। जब शब्द हटा दिया गया तो यहाँ पे क्या कर दिया गया? राजद्रोह के बारे में तो कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के। अब यहाँ पे सदाचार की बात करता है, यानी कि गुड बिहेवियर की। आप अगर जैसे जेल से जा रहे हो तो आपसे अपेक्षा की जाती है तो आपका बिहेवियर गुड होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह के किसी को परेशानी वाला नहीं होना चाहिए कि आप किसी को परेशान कर रहे हो। तो आपका बिहेवियर जो है वो आपका कैसा होना चाहिए? एकदम बहुत ही अच्छा, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, समाज में अच्छे तरीके से रहना, इस तरीके के लिए। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से नहीं रहता है, ऐसी संभावना है, तो उसके सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है। अब यहाँ पे इसका पहला क्लॉज क्या कहता है? पहला क्लॉज इसका आता है जो कहता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पहली चीज़ तो आपको कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही ध्यान रखना है कि जो पावर है यानी शक्ति है इस धारा के आदेश करने के लिए वो किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। अगर इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई सूचना मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई व्यक्ति, अब जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि वह परिशांति भंग करेगा, वह व्यक्ति कहाँ पे है? अभी मान लीजिए ए नाम के कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, एक जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसकी जुरिस्डिक्शन में कौन सा व्यक्ति है? यहाँ पे रहता है ए नाम का व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे रहता तो है, लेकिन हो सकता है ये जो प्लानिंग कर रहा है कहीं परिशांति भंग करने के लिए या फिर गुड बिहेवियर ना करने के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि अधिकारिता के बाहर भी कर सकता है या अधिकारिता के अंदर भी ऐसा अपराध कर सकता है। तो यहाँ पे ये इसको उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पावर होगी जहाँ पे वह व्यक्ति है। अब चूंकि यहाँ पे ए जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है इसके जुरिस्डिक्शन में बी नाम का अपराधी है अभी,
और भाई अपराध चाहे कहीं भी करे, अधिकारिता के बाहर करे या अंदर करे, लेकिन वह व्यक्ति अभी कहाँ पे है, ए नाम के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में, यानी कि उसके जुरिस्डिक्शन में है, तो ए ही उसके क्या कर सकता है, उसके बारे में आदेश कर सकता है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अब उसके अधिकारिता के बाहर या अंदर करने के लिए, अपराध करने के लिए सूचना मिलती है कि वो अपराध कर सकता है, तो यहाँ पे मौखिक या लिखित या अन्य रूप में निम्न बातें आशय फैलाता है या प्रयत्न करने का दुष्प्रयोग करता है। अब यहाँ पे अपराध कौन सा करता है, अब ये देखिए, तो अपराध का मतलब कि कोई अगर ऐसा अपराध जो यहाँ पे बताया गया है नीचे, अगर इस अपराधों का क्या किया जाता है, मौखिक रूप में, लिखित रूप में, या फिर कम्युनिकेशन के किसी अदर रूप में, यानी कि मान लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, या फिर ईमेल हो गया, इंटरनेट के माध्यम से, किसी भी तरीके से अगर इनका प्रकाशन वगैरह करवाता है या फैलाता है ऐसी बातों को, या फिर प्रयत्न करता है या दुष्प्रयोग करता है, तो ऐसी बातों के लिए यहाँ पे पनिशमेंट है। अब यहाँ पे अपराध कौन सा है, अपराध आता है बीएनएस की धारा 152, 196, 197 एंड 299। अभी इसको देख लीजिए, आगे हम इसको सेक्शन भी देखने वाले हैं कि इन सेक्शन में है क्या चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि अगर इन धाराओं के तहत अगर कोई अपराध करता है तो वहाँ पे इससे सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है, या फिर न्यायाधीश जो पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा है उससे संबंध कोई बात जो आपराधिक अवित्राश या मानहानि की हो, यानी कि जो न्यायाधीश कोई कार्य कर रहा है अपनी पदीय कर्तव्यों के निर्वहन सीट पे बैठा है, ठीक है, सीट का मतलब घर में नहीं बैठा है, जहाँ पे मामले की सुनवाई चल रही है वहाँ पे बैठा है, ठीक है, और वो मामले की सुनवाई कर रहा है, ट्रायल चला रहा है। अब उसके खिलाफ कोई ऐसी बात बोलते हो जो आपराधिक अवित्राश यानी धमकी टाइप का हो या फिर मानहानि की कोटि में आता हो, तो उसके लिए भी सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है। उसके बाद आता है सेक्शन 294, यहाँ पे कहता है अश्लील वस्तु। अब आपने सुना होगा 292 पहले हुआ करता था, अब इसको 294 कर दिया गया है। यहाँ पे कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अश्लील वस्तु का विक्रय करता है, उसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन करता है, उसको प्रकाशन करता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, भाड़े पर देता है, या वितरित करता है, या फिर सार्वजनिक प्रदर्शन करता है। सार्वजनिक प्रदर्शन मान लीजिए कि कोई ऐसी अश्लील कंटेंट है जो आपको एक वीडियोग्राफी के माध्यम से सर्कुलेट कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है, इस तरीके से क्या हो सकता है, ऐसे अपराध के लिए सदाचार की प्रतिभूति ली जा सकती है। अब यहाँ पे जो भी व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा तो उसको मजिस्ट्रेट की राय में अगर पर्याप्त आधार है तो उससे भी यहाँ पे अपेक्षा की जाएगी कि आपके खिलाफ ये ऐसा आदेश क्यों ना किया जाए, आप उपस्थित होकर आप कारण दर्शित करें। अब यहाँ पे 1 वर्ष तक का ही है कि आप 1 वर्ष से अधिक की प्रतिभूति नहीं ले सकते हैं, 1 वर्ष तक के हम यहाँ पे प्रतिभूति ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे कहता है कि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के तहत रजिस्टर्ड और उसके अनुरूप संपादित, अब एक एक्ट बना हुआ है, कौन सा, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के बारे में। अगर इसमें कुछ किया जाता है, ठीक है, यानी कि आपका जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 है, अब इसके तहत कोई भी रजिस्टर्ड और उसके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी बात के बारे में इस धारा के अधीन राज्य सरकार या उसके निमित्त सशक्त किसी अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। अब कोई किसी ऐसी बात को फैलाया जा रहा है जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में रजिस्टर्ड है और या फिर उसके अनुरूप अगर संपादित है, मुद्रित है, प्रकाशित है, और अगर इसके बारे में किसी को प्रतिभूति लेना भी है तो कौन लेगा, उसके लिए आदेश कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी एथोराइज करता है उसके द्वारा यहाँ पे उसको किया जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे सेक्शन 127 से लेकर 129 तक के प्रोविजन के साथ आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन 141 का क्लॉज 8। अभी हमने देखा था कौन सा, 141 का क्लॉज 7 देखा था, जहाँ पे 125 और 126 के साथ पढ़ना था। अब जो आपको पढ़ना है 127 से लेकर 129 तक के प्रोविजन के साथ 141 का क्लॉज 8 पढ़ना है। इसमें कहता है सदाचार की प्रतिभूति देने में असफलता के कारण, अगर 127 से 129 तक में प्रतिभूति लेने के लिए आदेश हुआ है कि आप प्रतिभूति दोगे और आप उसमें असफल रहते हो तो आपको कारावास होगा।
ठीक है ना। कौन सा सादा, 127 में सादा कारावास होगा और बाकी 128 29 में दोनों हो सकते हैं, या तो कठिन हो सकता है या सादा कारावास हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन 127 में सिर्फ सादा कारावास की बात करता है। अब यहाँ पे जैसे सादा कारावास 127 में भी है, ठीक है, 125 और 126 में भी है सादा कारावास, तो उसको यहाँ पे क्यों नहीं कर दिया? 141 के क्लॉज 7 में ही क्यों नहीं कर दिया? सादा कारावास तो वहाँ भी बता रहा है, सादा कारावास यहाँ भी बता रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपको 125 और 126 की बात करता है वो परिशांति भंग करने के लिए प्रतिभूति ली जा रही है, लेकिन 127 में गुड बिहेवियर के लिए है, यानी कि सदाचार के लिए, इसलिए इसको अलग से लिखा हुआ है। ये चीज़ हो गई। आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब उसके बाद आता है सेक्शन 128। सेक्शन 128 क्या कहता है? संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। अब यहाँ पे उसने मान लीजिए कोई अपराध नहीं किया है किसी व्यक्ति ने, लेकिन उसके ऊपर इतना डाउट है कि हो सकता है कि वह कोई ऐसा अपराध करने वाला हो जिससे क्या है, अपराध कैसा होना चाहिए? संज्ञेय, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि जैसे ए नाम का व्यक्ति है वो क्या करने वाला है, कोई ऐसा अपराध करने वाला है जो कॉग्निजेबल हो, यानी कि संज्ञेय अपराध, बहुत ही गंभीर टाइप का अपराध हो, वह करने वाला है। तो वहाँ पे ए से सदाचार के लिए बंध पत्र, जमानत पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जाएगा कि यहाँ पे आओ और कारण बताओ कि आपके खिलाफ ऐसा आदेश क्यों ना किया जाए। ठीक है, तो ए जाएगा और वहाँ पे कारण बताएगा। अगर कारण नहीं बता पाता तो उससे सदाचार की प्रतिभूति ली जाएगी, यानी बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 129। सेक्शन 129 जो है आपका, वो क्या कहता है? अभ्यासिक अपराधियों के सदाचार के प्रतिभूति। अब यहाँ पे अभ्यासिक का मतलब जो आदतन अपराधी होते हैं, आदतन अपराधी यानी कि उनका पेशा यही है, कभी आज चोरी के लिए पकड़े गए, छोड़ गए, 2-4 महीने बाद फिर से चोरी के लिए करने चले गए, चोरी पकड़े गए, या फिर डकैती कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, इनका काम ही यही है। तो ऐसे अगर व्यक्ति हैं तो वहाँ पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे सूचना मिलती है ऐसे व्यक्तियों की, और उसे स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिल रही है, उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकारिता स्थानीय जो उसका लोकल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर कोई व्यक्ति है जो कैसा है? अभ्यासतः लुटेरा है, गृहभेदक, चोर या कूट रचयिता है, यानी अभ्यासतः मतलब आदतन अपराधी है, चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए वो अपने पास रखता है या फिर खरीदता है, ये जानता है कि चुराई हुई है फिर भी वो खरीदता है, तो भी यहाँ पे 129 के तहत यहाँ पे प्रतिभूति ली जा सकती है। चोरों को संरक्षण देनी, यानी कोई व्यक्ति चोर है जो जानता है कि ये चोर है, उनको क्या करना? संरक्षण देना, उनको संशय देना, इस तरह के अपराध हो गए। उसी तरह से व्यापारण, अपहरण, उद्यापन, छल या रिष्टि या बीएनएस के अध्याय 10 के अधीन दंडनीय अपराध कोई करता है, तो ऐसे अभ्यासतः जो अपराधी होते हैं तो उनके ऊपर यहाँ पे क्या किया जा सकता है? यहाँ पे प्रतिभूति ली जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है जो निम्न अधिनियमों के तहत। अब यहाँ पे जो ऊपर अपराध बताएंगे वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अधिनियम भी बताए गए हैं, अगर उसके तहत अगर ऐसा अपराध करता है वो व्यक्ति तो यहाँ पे उसको भी यहाँ पे क्या करना होगा? सजा मिलेगी, यानी कि प्रतिभूति देनी होगी। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे कहता है औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1950। ये आपको एक क्रम से याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्रम से याद रहेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मानक अधिनियम 2006। इस तरह के, अब इस तरह के अपराध में क्या कर सकता है? यहाँ पे भी कारण दर्शित करने के लिए 3 वर्ष, अब यहाँ पे भी 3 वर्ष है। आप पहली धारा कौन सी थी? 3 वर्ष वाली धारा 125 थी। अब लास्ट धारा कौन सी है? 129 है। ठीक है, इसमें भी सदाचार के लिए। अब ये जो आदेश दिया जा रहा है, जितने भी सेक्शन में आपने पढ़ा 126, 27, 128, 129, अगर उसके अधीन अगर कोई मजिस्ट्रेट कार्य कर रहा है, ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, ना कि 125 वाला। ठीक है, 125 में किसका है? सेशन न्यायालय का है।
या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे 126 से स्टार्ट किया है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है। अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यदि आवश्यक समझता है तो किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा का यदि कार्यदर्शी करे, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त सूचना का सार और उस बंद पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा प्रतिभुओं की संख्या के लिखित आदेश देगा। अब यहाँ पे जब ये आदेश देगा मजिस्ट्रेट कि कारण दर्शित करने वाला, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखेगा। तो जब कारण दर्शित करने वाला आदेश लिखेगा तब यहाँ पे ये भी लिखेगा कि मजिस्ट्रेट को जो सूचना प्राप्त हुई है वो क्या प्राप्त हुई, उसका संक्षेप में लिखना है कि आपके खिलाफ ऐसी सूचना प्राप्त हुई। भाई जब सामने वाले को पता ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर आके कारण क्या बताएगा, तो इसलिए सूचना यहाँ पर उसका होना जरूरी है। सूचना का सार लिखा जाएगा उस आदेश में। उस बंद पत्र की रकम लिखनी होगी कि जो बंद पत्र के लिए रकम लेने वाला है न्यायालय, तो उसके लिए यहाँ पे लिखना होगा कितना। उसी तरह से वह अवधि जिसके लिए वो प्रवर्तन में रहे, यानी कितने अवधि तक के लिए चाहिए। प्रतिभुओं की संख्या, यानी कि अगर श्योरिटी की बात की है तो श्योरिटी की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, 1 होगी, 3 होगी, जितनी होनी चाहिए उसको लिखित आदेश इस तरह से करेगा। अब मान लीजिए अब 2 सेक्शन और आते हैं। 2 सेक्शन क्या कहता है, 131 और 132। यहाँ पे एक सेक्शन में कहता है कि यदि मान लीजिए ऐसा आदेश देते समय यदि वह व्यक्ति न्यायालय में ही उपस्थित है तब क्या होगा, और यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 131 क्या कहता है, सेक्शन 112 वाला सेक्शन है, यानी 112 में पहले था सीआरपीसी में, अब यहाँ पे बीएनएसएस में 131 में आ चुका है। यहाँ पे कहता है न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। यदि मान लीजिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जा रहा है प्रतिभूति लेने के बारे में, अगर वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है तो उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसके बाद आदेश किया जाएगा। उसके बाद 132 कहता है कि यदि ऐसे व्यक्ति के बारे में जो समान वारंट जो उपस्थित नहीं, अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उसको सूचना किस प्रकार से मिलेगी, तो यहाँ पे कहता है कि उसको पहले हाजिर होने के लिए समन जारी किया जाएगा, या फिर अगर वह किसी की कस्टडी में है, किसी अधिकारी की कस्टडी में है, अभिरक्षा में है, तो उसे न्यायालय के समक्ष लाने के लिए उसको अब जिसकी अभिरक्षा में है उसको एक वारंट जारी करेगा कि आप इस तारीख को, जो तारीख लिखी हुई है उस तारीख को लेके न्यायालय में हाजिर रहो। ये चीज़ होगी। परंतु यहाँ पे एक प्रोविजो भी लिखता है। प्रोविजो क्या कहता है, यदि न्यायालय को परिसंधि भंग होने के डर के लिए कारण है तो तुरंत गिरफ्तारी। अब मान लीजिए न्यायालय को इमीडिएट लगता है जो सूचना प्राप्त हुई उस सूचना के तहत इसको लगता है कि यहाँ पे परिसंधि भंग हो सकती है, अत्यधिक संभावना लग रही है, उसको ऐसा डर है, तो यहाँ पे तुरंत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा कि उसको गिरफ्तार करके लाया जाए। ये समन जारी नहीं होगा, फिर वारंट जारी होगा, वो भी कौन सा, गिरफ्तारी वारंट। अब जब यहाँ पे देखिए जब समन या वारंट जारी हो रहा है तो उसके साथ और क्या चीज़ें होंगी, तो समन या फिर वारंट जब जारी होता है तो उसके साथ एक आदेश की प्रति होगी, जो आदेश दिया जा रहा है, जिसमें ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, कि आपका जो सूचना है सूचना का सार होगा, ठीक है, संक्षेप में, साथ ही साथ आपको बंद पत्र कितने रकम का होना चाहिए, कितनी अवधि के लिए होना, ये सारी चीज़ें जो आदेश लिखा हुआ है, ठीक है, जो आदेश किया गया है उस आदेश की एक प्रति भी देनी होगी। ये आपका सेक्शन 133 कहता है, यानी कि समन या वारंट की जब भी जारी किया जाएगा तो उसके साथ आदेश की एक प्रति लगाई जाएगी। धारा 132 के समन या वारंट के साथ 130 के आदेश की प्रति, 130 में ही हमने पढ़ा ना कि आदेश जब दिया जाता है उसके बारे में। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम सेक्शन बात करने वाले हैं वो है आपके सेक्शन 134। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ 2 सेक्शन आपको और यहाँ पे कोरिलेट करके पढ़ना होगा। आपका आता है धारा 228 और धारा 355। सेक्शन 135 कहता है ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करता है, तो व्यक्ति की हाजिरी से अवमुक्ति देने की शक्ति, यानी कि यदि मान लीजिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसको पर्याप्त कारण दिखता है, आदेश भी जारी कर दिया मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे उस अभियुक्त को जिसके लिए ये ऐसी सूचना जारी हो रही है, यानी जिसके लिए ऐसा आदेश जारी हो रहा है, उससे यह भी अपेक्षा कर सकता है अगर पर्याप्त कारण दिखता है तो, कि आप यहाँ पे पर्सनली उपस्थित होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर हो सकते हो। यानी आपका अधिवक्ता हाजिर हो गया मतलब आप हाजिर हो गए, यानी व्यक्तिगत हाजिरी से अवमुक्ति दे देना कि आपको उपस्थित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पर्याप्त कारण दिखता है न्यायालय को तब ऐसा आदेश कर सकता है, अदरवाइज वहाँ पर पर्सनली उसको पेश होना पड़ेगा। इसी तरह की धारा आती है धारा 228 जो कहता है मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अवमुक्ति देना। जो 228 है वो इस बारे में बात करता है, अगर मान लीजिए ट्रायल चल रहा है, विचारण चल रहा है किसी मामले का, और उस मामले में
कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार यहाँ पे नहीं आ सकता, न्यायालय में नहीं आ सकता, हो सकता है कि विदेश में रहता हो, कुछ ऐसा कार्य करता हो, या फिर लोक सेवक हो, जो अगर वह यहाँ पे आ जाए, कोर्ट पे आ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी उसके ऑफिस में, ठीक है, जो सरकारी ऑफिस होती है वहाँ पे, या फिर बहुत ही ज़्यादा बीमार व्यक्ति है, वो बार बार नहीं हाजिर हो सकता, तो धारा 228 की यहाँ पे क्या लगेगी, एक एप्लीकेशन लगेगी परमानेंट आपकी व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति के लिए, परमानेंट के लिए, यानी कि जब बहुत ही ज़रूरत होगी तभी यहाँ पे बुलाया जाएगा, बाकी यहाँ पे बुलाया नहीं जाएगा। पहले धारा 205 में हुआ करता था सीआरपीसी के, अब धारा 228 में हो गया है। उसी तरह से धारा 355 कहता है कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच विचारणा करना। जिस प्रकार से धारा 317 आप जानते होंगे सीआरपीसी में, अगर आपने पढ़ा होगा, जब मामला चल रहा है क्रिमिनल मामला और उसमें अगर किसी पेशी में अभियुक्त नहीं आ पाता तो उसकी जगह पे क्या लगाया जाता है, उसकी जगह एक आवेदन लगता है, कौन सा, हाजिरी माफ़ी का। हाजिरी माफ़ी यानी कि वह उपस्थित नहीं हुआ है, अगले पेशी में उपस्थित हो जाएगा। इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक आवेदन लगता है कि वह क्यों नहीं उपस्थित हुआ, ये इसका कारण भी उसमें लिखना होगा। तो ये धारा 317 में पहले लगती थी, अब कहाँ पे लगेगी, धारा 355 में लगती है अब। ये सिर्फ एक बार के लिए है, और ये धारा 228 परमानेंट वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट धारा आती है धारा 135। अब यहाँ पे इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच की बात करता है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, यानी कि अभी तक हमने जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देखा, वहाँ पे जो उनको सूचना मिलती है, क्या वह सूचना बिल्कुल सही है या नहीं है, इसके लिए यहाँ पे जांच करवाई जाती है। इसके लिए अतिरिक्त साक्ष्य भी लिया जा सकता है, तो उसकी बात करता है यहाँ पर। तो कहता है पहला क्लॉज, जब धारा 130, 131, 132 के दिन कार्यवाही में, जब 130 में आदेश दिया जा रहा है, 131 उपस्थिति में, 132 में क्या है कि जब वह अनुपस्थित होता है सामान्य वारंट जारी होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जब मजिस्ट्रेट के समक्ष वह व्यक्ति हाजिर होता है या फिर गिरफ्तार करके लाया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो मजिस्ट्रेट की अगला प्रोसीडिंग क्या होगी, अगली प्रोसीजर ये होगा कि उसकी जांच करेगी, इत्तिला की जांच करेगा कि जो उसको सूचना मिली है वो क्या सही सूचना मिली है कि नहीं। अब जिस आधार पर कार्रवाई की गई है, यानी उसके खिलाफ जिस आधार पर आदेश किया गया है, उसके बारे में जांच करेगा, और साथ ही साथ उसके लिए एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है, यानी अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ऐसी जांच उस रीति से की जाएगी जो समन या मामलों के विचारण के लिए। अब समन मामलों के विचारण की बात करता है तो धारा 274 से धारा 282 में आपको देखने को मिलेगा कि जो समन मामले होते हैं, एक होता है समन मामला, ठीक है, दूसरा होता है आपका वारंट मामला। अब इस समन मामला, वारंट मामला क्या होता है, हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक, इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए समन मामला जो है, अगर उसके यहाँ पे अगर इत्तिला की सच्चाई की जांच करनी है तो जो समन मामले में जो प्रक्रिया बताई गई उसके विचारण की धारा 274 से 282 में, उसी का यहाँ पे अनुसरण किया जाएगा, उसी के तहत यहाँ पे जांच की जाएगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लगाते हैं, लिमिटेशन लगा देता है। लिमिटेशन क्या लगाता है कि जो आप यहाँ पे जांच कर रहे हो सच्चाई का पता लगाने के लिए, तो ऐसी जांच जब प्रारंभ करते हो, जिस तारीख को प्रारंभ हो रही है ऐसी जांच, उस प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा इन्वेस्टिगेशन, यानी जो इंक्वायरी, जो जांच हो रही है ना, वो आपको 6 महीने के भीतर पूरा करना है। अगर यहाँ पे अगर 6 महीने से अधिक का समय लगता है तो आपको विशेष कारण, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है उसको विशेष कारण लेखबद्ध करने होंगे, रिकॉर्ड करने होंगे कि क्यों इसको 6 महीने के बाद भी यहाँ पे इंक्वायरी इसकी चल रही है। आगे बात समझ में, ये हो गया लिमिटेशन की बात करते हैं, बाउंड कर दिया यहाँ पे। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति जांच लंबित रहने के दौरान निरुद्ध है तो 6 महीने के साथ निरुद्ध, यानी कि यदि मान लीजिए जब ये इंक्वायरी चल रही है, अब उस इंक्वायरी के दौरान जब यहाँ पे उस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया था उसको, तो उसको यहाँ पे किसी अभिरक्षा में ही रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे निरुद्ध करके रखा गया, डिटेन करके रखा गया है। अब जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होते हैं तो 6 महीने के बाद उसको यहाँ पे अधिकार मिल जाएगा उस अभियुक्त को कि वहाँ पर इसको जो डिटेन किया गया है उसको छोड़ा जाए। तो 6 महीने के बाद उसको छोड़ दिया जाए, चाहे इंक्वायरी कंप्लीट हो या ना हो, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है कि 6 महीने के बाद जांच को व्यथित पक्षकार सेशन न्यायालय से रद्द करने का आवेदन दे सकते। अब मान लीजिए 6 महीने के बाद अगर जांच चल रही है, ठीक है, 6 महीने के बाद भी जो अगर जांच चल रही है, तो यहाँ पर
क्या किया जाएगा, जो सेशन न्यायालय है, व्यथित पक्षकार जो है आपका पीड़ित है, वो सेशन न्यायालय से उस 6 महीने बाद जो इंक्वायरी चल रही है आवेदन करके उसको रद्द भी करवा सकता है। अगर सेशन न्यायालय चाहे तो उसको रद्द कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि सर 1 2 3 1 2 के बाद 6 आ गया, तो यहाँ पे बीच का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा यहाँ पे फालतू की चीज़ें लेके नहीं आया हूँ। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपका डाउट हो, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करें अगर 136 की, तो 136 क्या कहता है कि प्रतिभूति देने का आदेश यदि ऐसी जांच से साबित हो जाता है, यानी जो इंक्वायरी अभी चली 135 में, अगर इससे साबित हो जाता है कि परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि बंद पत्र या जमानत पर निष्पादित किया जाना चाहिए, तो फिर निष्पादित करने का आदेश देगा। उसके बाद 140 कहता है प्रतिभूओं को अस्वीकार करने की शक्ति है, यानी कि जिस प्रतिभू अगर आपने कोई सिक्योरिटी पेश किया, किसी व्यक्ति को पेश किया कि ये हमारी गारंटी लेगा, अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि न्यायालय की राय है कि इस व्यक्ति को जो आया है जो सिक्योरिटी देने, उसको नहीं लेना है, अस्वीकार भी कर सकता है न्यायालय। उसके बाद आता है 141, यहाँ पे कहता है प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। यदि मान लीजिए आपको आदेश तो हो गया प्रतिभूति देने का, लेकिन आप क्या करते हो, वहाँ पे व्यतिक्रम कर देते हो, यानी कि चूक करते हो, आप नहीं देते हो वहाँ पे प्रतिभूति, तब क्या किया जाएगा। तो इसका दूसरा क्लॉज, पहला क्लॉज छोड़ दीजिए, अगर पढ़ना हो तो आप बैरक से पढ़ सकते हो। दूसरा क्लॉज ये कहता है जब 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश है, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, तब प्रतिभूति न देने पर मजिस्ट्रेट निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा कि सेशन न्यायालय के आदेश होने तक उसे निरुद्ध रखा जाए। अब यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति से बोला गया कि 1 वर्ष से अधिक का, अगर यहाँ पे है कहता है कि प्रतिभूति देना है, मान लीजिए 2 कहता है कि 2 वर्ष का आपको प्रतिभूति देना है, 2 वर्ष की अवधि तक के लिए, अगर वह व्यक्ति नहीं देता है तो फिर जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, वो एक वारंट जारी करेगा, वारंट के साथ एक आदेश भी जारी करेगा कि इस व्यक्ति को तब तक के लिए यहाँ पे निरुद्ध रखा जाए, डिटेन करके रखा जाए जब तक कि सेशन न्यायालय का आदेश ना हो। परंतु यहाँ पे कहता है कि ऐसे कारावास के 3 वर्ष से अधिक होगी भी नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 वर्ष के लिए प्रतिभूति की बात की थी, अगर नहीं दिया तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया, वारंट जारी किया, उसको जेल भेज दिया। अब यहाँ पे जब जेल भेजा जा रहा है तो उसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए। 3 वर्ष से कम को हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद 7वां पॉइंट अभी हमने पढ़ लिया कि परिशांति कायम रखी, ये 125 126 में सादा कारावास होगा, 127 में कहता है कि सादा कारावास होगा, 128 129 में कठिन या सादा कारावास हो सकता है। ये प्रतिभूति देने में अगर डिफ़ॉल्ट करते हो आप, उसकी बात करता है। उसके बाद आता है सेक्शन 142। सेक्शन 142 के बाद कहता है प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासी व्यक्तियों को छोड़ने की। अब प्रतिभूति देने में, यानी जब सिक्योरिटी देने की बात आती है, न्यायालय ने आदेश दिया कि सिक्योरिटी देना है और आपने क्या किया, सिक्योरिटी नहीं दी, तो आपको क्या कर दिया, मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। अब जब जेल में हो आप, तो उसके लिए क्या कहते हैं, छोड़ने की शक्ति की बात करता है, किसको पावर है कुछ छोड़ने का। तो धारा 136 के अधीन अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश है तो उसमें क्या जिला मजिस्ट्रेट या फिर अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, यहाँ पे आदेश दे सकता है। अब प्रतिभूओं की संख्या को भी कम किया जा सकता है। धारा 136 के दिन जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किया गया है ना, तो उसमें जिला मजिस्ट्रेट या अन्य मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि यहाँ पे कह सकता है कि प्रतिभूओं की संख्या अगर 2 है तो उसको 1 कर सकता है, 1 है तो 2 कर सकता है, यानी कम कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं कर सकता। यहाँ पे 2 का है तो 1 कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 143, इसकी हेडिंग याद रखिए, 124 है बंद पत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। चैप्टर 9 जो अगला हमारा चैप्टर होने वाला है वो है आपका मेंटेनेंस के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।